हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं जेई मेंस में भी, जेई एडवांस में भी, और क्वेश्चंस का बड़े आसानी से आंसर्स भी आ जाते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो मतलब है वो है आपके पास समेशन और एरिया अंडर द कर्व। इसमें बेसिकली लिमिट्स लगेंगे, जैसे यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन पूछ लिया गया y dx 0 से लेके 1 तक। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया बता सकता हूँ कि जो इसका जो एरिया आएगा 0 से लेके 1 तक ही आएगा। हम सिंपली जो हमारे पास बेसिक रेक्टेंगल का एरिया आता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है 1 और हाइट भी कितनी है 1, क्योंकि ये भी आपके पास 1 है, ये भी आपके पास 1 है, तो ये कितना आ गया 1 यूनिट स्क्वायर। इसी को मैं इंटीग्रेशन की हेल्प से निकालता हूँ, तो देखना वहां पे भी सेम आएगा। y क्या है 1 के इक्वल, तो मैंने क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स 0 से लेके 1 तक। ये आपको थोड़ा सा आइडिया है, इसका इंटीग्रेशन x आएगा 0 से लेके 1, तो ये आएगा 1 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर कितना आ गया 1। तो ये बेसिकली जो आपके पास इंटीग्रेशन है, जब आप लिमिट्स लगा दोगे तो वो आपके वहां से लेके वहां तक आपके पास आपको एरिया निकाल देगा। बड़े आराम से देखना, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि आपके पास इंटीग्रेशन पूछा हुआ है ए से लेके बी, एक फंक्शन गिवन है स्मॉल एफ एक्स डी एक्स। मान लो इंटीग्रेशन करने के बाद ये कैपिटल एफ एक्स आ गया, तो आपको लिमिट पुट करनी है ए से लेके बी तक। ये आपके पास आंसर आता है। इस कॉल्ड, अभी एक लेक्चर में थोड़ी सी डेफिनेशन चलेंगी। डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ बिटवीन द लिमिट्स ए एंड बी। तो ए और बी के जहां पे अगर मैं इसका इंटीग्रेशन अगर ये है, तो एफ कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ एक्स, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है। तो अभी तो सिंपल सा है, जो इसका आंसर आता है वो आता है आपके पास एफ ऑफ बी अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट। लिखते जाना साथ साथ। यहां पे एक नोट लिख लेना कि एफ ऑफ एक्स एक बाउंडेड फंक्शन है एंड कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए ग्राफ में, नहीं तो एरिया वो नहीं आएगा। कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए से बी। अगर वो ग्राफ टूट रहा है तो आपको लिमिट्स को भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो एक बार लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आपके पास इसमें कोई भी एक कर्व गिवन है, ये आपके पास कर्व गिवन है, ये है x इज इक्वल टू ए, ये है x इज इक्वल टू बी, ये आपके पास x एक्सिस, ये y एक्सिस। आपको a से लेके b तक इस कर्व का एरिया निकालना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है। फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मैं बेसिकली आपको इसका प्रूफ बता रहा हूं कि प्रूफ कैसे आता है, अच्छे से देखना। यहां पे आप एक वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हो,
आपने एक वर्टिकल स्ट्रिप ली जिसकी जो लेंथ है ये चीज, ये आपके पास h है। बड़े आराम से देखना, अब जो h है एक वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है, h टेंडिंग टू जीरो है। ये देखने में आपको रेक्टेंगल लग रहा है, लेकिन जब आप h को जीरो को टेंड कर दोगे ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपके पास, बिल्कुल छोटी सी। ये आपके पास एक कुछ इस तरह से आपके पास, तो ये आपके पास h है, तो बड़ा ही छोटा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। पहली बात तो h क्या कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है। जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन में कंसेप्ट सिखाया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से आप कैसे डिफरेंशिएशन निकालते हो, फिर मैंने आपको डायरेक्टली मेथड्स बताए थे। उसी तरह आपने जितना फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, फिजिक्स में आपने डायरेक्टली शॉर्टकट्स देखे हुए हैं, जो आपके इंटीग्रेशन के रूल रहते हैं, जो आपके डिफरेंशिएशन के रूल रहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली निकालते हो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। आज मैं आपको इंटीग्रेशन का रूल बताने जा रहा हूं कि इंटीग्रेशन आता कैसे है। ये बेसिकली इंटीग्रेशन देगा क्या मुझे, जो ये कर्व के नीचे और एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया आएगा वो आएगा। अब मैंने इसको क्या किया, ब्रेक कर दिया छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में। तो देखते जाना, पहले लिख लो सारा फिर आपको आइडिया लगेगा। डिवाइडिंग इनटू n वर्टिकल strips each of width h। मैंने अभी तक तो एक ही बनाई, तो ऐसे मैंने एच 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 इसको जो पूरा इसका रीजन है उसको मैंने एच वर्टिकल एन वर्टिकल, उसका नंबर एन है, तो ये बेसिकली जो इसकी लेंथ आएगी एच प्लस एच प्लस एच प्लस एच करते गए, ये भी आखिरी बार एच आएगा। ये मैंने इनको जोड़ दिया कितनी बार, एन टाइम्स। अब ये देखना, ये बेसिकली लेंथ है आपकी। जब मैं सारी एच 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 रखता जाऊंगा, ये सारे का सारे पूरी लेंथ आ जाएगी, कहां से कहां, ए से लेके बी। अब इसमें देखना डायग्राम में, ये आपके पास लेंथ ए है, यहां से लेके यहां तक आपके पास बी है। तो कोई मेरे से पूछे कि यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगी, तो ये आपके पास हो जाएगी बी माइनस ए। ठीक है, तो ये बी माइनस ए आया, तो यहाँ पे जो सारी एच लेंथ आएंगी इनको मैं जोड़ दूंगा, एन एच लेंथ आएंगे इनको जोड़ूंगा, तो ये सारी की सारी बी माइनस ए के इक्वल आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, एन इंटू एच की वैल्यू कितनी होगी, बी माइनस ए। ये हमारा क्वेश्चन करने में सॉल्व आएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि एन इंटू एच क्या हो गया, ए बी माइनस ए। बेसिकली हम क्वेश्चन कैसे लिखते हैं, ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स। आपके पास बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ये कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स से क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन आपको बेसिक मेथड से सॉल्व करना होगा, डायरेक्टली आपको शॉर्टकट नहीं अप्लाई करना, वहां पे लिखा होगा। अब अच्छे से देखना, तो हमने क्या किया, अब आपका एच छोटी छोटी स्ट्रिप है, बिल्कुल छोटी छोटी, तो अगर एच जीरो को टेंड कर रहा है, या फिर अगर मैं एन एन में बेसिकली क्या कितनी स्ट्रिप्स आएंगी, एन मेरा किसको टेंड कर जाएगा, इन्फानाइट को। अगर मेरा एन इन्फानाइट को टेंड कर रहा है तो एच किसको टेंड कर जाएगा, जीरो को टेंड कर जाएगा। तो ये आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो लगाएंगे, और एन को क्योंकि ये छोटी छोटी सारी कितनी आ जाएंगे, इन्फानाइट आ जाएंगे। अब हम इसमें बेसिकली क्या है कि जो एरिया है कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू वेज। दो तरीकों से आप एरिया फाइंड कर सकते हो। पहला तरीका देखो, जो मैंने स्मॉल, ये स्मॉल ऐसे किसी भी ट्राइंगल का एरिया, अगर आप यहाँ पे देखो बनाओगे, मैं बना देता हूँ यहाँ पे,
ये आपके पास कर्व बना हुआ है, ये आपको मैं बड़े आराम से कराऊंगा ताकि आपको फील आ जाए। अब आपको ये पता लग रहा है कि ये कर्व जो भी है इंक्रीजिंग फंक्शन है। मैंने आपसे किसी ने एरिया पूछ लिया कि ये रहा x इज इक्वल टू ए, और ये रहा x इज इक्वल टू बी, तो आपसे x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी तक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का एरिया पूछ लिया। तो मैंने इसको तोड़ दिया वर्टिकल स्ट्रिप्स में। वर्टिकल स्ट्रिप्स जो भी एक छोटी छोटी छोटे 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 रेक्टेंगल बनेंगे, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस उसका जो भी होगा वो हमेशा ही h होगा, तो वो तो मेरे पास यहाँ पे h आएगा। हाइट देखो, अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये छोटी सी पहली स्ट्रिप को छोटा ले लिया सबसे, तो जो ये हाइट होगी, ये फंक्शन की वैल्यू का, इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a कॉमा एफ ऑफ ए। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, तो इसकी हाइट, जो पहला रेक्टेंगल बनेगा इसकी हाइट क्या आएगी, एफ ऑफ ए, पहली स्ट्रिप। जो दूसरी स्ट्रिप आएगी, थोड़ा सा एच आगे गया, मान लो ये मैंने एच ज्यादा ले लिया, वैसे तो देखो मैंने ये एच ज्यादा लिया, ये रहा, ये मैंने एच मान लिया, ये जो विड्थ है आपके पास ये एच है, तो ये हाइट यहां से अच्छे से देखना, ये हाइट, ये फंक्शन की वैल्यू ए पे है, इतनी हाइट होगी। उसी तरह जब दूसरा, ये एच दूरी पे ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, ये पॉइंट हो जाएगा ए प्लस एच कॉमा जीरो, ये पॉइंट हुआ ए प्लस एच कॉमा जीरो। तो अगर आप वैल्यू निकालोगे कौन सी, इस पॉइंट के ऊपर पे, ये वाला, ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स है। अच्छा, इसका ट्रायंगल कैसे बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ये आपने विड्थ ली, ये दिखने को ज्यादा लग रही है, ये भी अच्छी है, तो इस तरह से फिर थर्ड पॉइंट आएगा, कुछ ऐसा बनेगा, ये भी सेम आएगा। तो ये आपके पास एफ ऑफ ए आएगा, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच आएगा। हमारे पास एन स्ट्रिप्स हैं, तो जो एनएथ वाली होगी वो क्या होगी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। देखो ये जो भी एरिया आ रहा है ये बना होगा, फिर आगे चलते गए, आखिरी में यहाँ पे ये स्ट्रिप बनी होगी, ये एरिया आया होगा, आखिरी में आपके पास ये एरिया आया होगा, ये वाला स्ट्रिप। तो ये जो पॉइंट आ रहा होगा उससे पीछे वाला, ये वाला पॉइंट, ये रहा होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, और एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। क्योंकि इसमें अगर आप अच्छे से देखोगे एपी चल रही है, हर एच एच जुड़ रहा है। पहला पॉइंट है ए कॉमा जीरो, दूसरा ए प्लस एच कॉमा जीरो, तीसरा ए प्लस टू एच कॉमा जीरो, तो एनएथ पॉइंट क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू जीरो। अब अगर आप अच्छे से देखोगे, अगर आप अच्छे से देखोगे, ये जो भी एरिया आ रहा है हर जगह पे थोड़ा थोड़ा एरिया कम हो रहा है। देखना, मैं अब किसी अलग पेन से देखते हैं इसको, ये देख लेते हैं येलो वाला। पहले में देखो ऊपर थोड़ा सा एरिया कम हो गया, फिर भी कम हो गया, तीसरा भी कम हो गया। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, इस वाले में आपने एरिया तो नीचे वाला निकाला है ना, तो अगर मैं ऊपर वाला येलो वाला पार्ट देखूंगा, थोड़ा सा एरिया कम होगा, उसी तरह आखिरी में भी थोड़ा सा एरिया कम हो गया। तो इसमें बेसिकली हमें फील क्या हुआ कि जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया है, हम यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट एरिया नहीं आता, टेंडिंग टू एरिया आ जाता, उसके आसपास एरिया आया, तो जो रिक्वायर्ड एरिया आएगा वो मेरा हमेशा स्मॉल एस एन से ज्यादा रहेगा। ठीक है, पहली बात। और इसका एस एन का ये क्या होगा, ये क्या है, देखो ये क्या है, बेस इंटू हाइट, ये भी क्या है, बेस इंटू हाइट। जब एच को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सारे के सारे आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। तो आंसर जो भी आएगा हमेशा एस एन जो आएगा कम आएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऊपर से उड़ रहा है एरिया, वो हम नहीं काउंट कर पा रहे, क्योंकि हमें तो रेक्टेंगल लेने पड़ेंगे। रेक्टेंगल लेते लेते हमने थोड़ा थोड़ा एरिया छोड़ते गए, तो वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेशन से इक्वली आएगा, उसके टेंड करेगा उसको।
पहले इतना लिखो, डायग्राम बनाओ प्रॉपरली। क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर यही डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो एरिया ज्यादा होता। इस केस में स्मॉल एस एन, इसमें एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखते हो? एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लिखते हैं, पहले वाले की अगर रेक्टेंगल की बात करूं, इस वाले की, तो लिखोगे बेस, बेस यानी कि h इंटू हाइट, हाइट क्या है? एफ ऑफ ए। तो इस तरह से मैंने एक एक करके सभी की हाइट, सब में बेस तो विड्थ तो सेम ही एच एच ही है, सभी स्ट्रिप्स कितने की है? एच एच है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, वैल्यू आपकी एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, एफ ऑफ ए प्लस 3h, उस तरह से आपकी वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। तो आपके पास जब आपने सभी को जोड़ दिया, सभी ट्राइंगल रेक्टेंगल्स के एरिया को जोड़ दिया, तो आपके पास पूरे के पूरे एफ ऑफ एक्स का एरिया आ जाएगा। एक हम कैपिटल एस एन लेते हैं, उसमें भी विड्थ तो यही रखें, लेकिन मैं ए प्लस एच से स्टार्ट करूंगा। ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, चलते गए, ए प्लस एच से स्टार्ट किया तो एन एच स्ट्रिप क्या होगी? ए प्लस एन एच से। अब उसका डायग्राम मैं फील करवाता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से फील करना, मजा आएगा। वही ग्राफ लिया हमने, कुछ इस तरह से ग्राफ था हमारा। पहला पॉइंट था मेरे पास x इज इक्वल टू ए, और मुझे निकालना था x इज इक्वल टू बी तक। ये पॉइंट है आपके पास x इज इक्वल टू ए, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू बी। अभी भी मैंने स्ट्रिप यही ली, लेकिन अभी मैंने वैल्यू कहां से निकालनी स्टार्ट की? मैंने वैल्यू निकाली, अब मैं स्ट्रिप बड़ी बना रहा हूं। देखो इतनी बड़ी स्ट्रिप है नहीं, मैंने जूम करके बताया ताकि आपको फील हो जाए। ये स्ट्रिप मैंने काफी बड़ी बनाई। ये पहली स्ट्रिप ली हमने, उसी तरह दूसरी स्ट्रिप लेंगे। ये रही दूसरी स्ट्रिप, और इसी तरह एक आखिरी स्ट्रिप भी ले लेते हैं, उसमें भी आपको फील आ जाएगा। आखिरी स्ट्रिप मैंने कुछ इसके बराबर लेनी पड़ेगी। ये स्टार्ट करते हैं। अब की बार जो आपने पहला एरिया लिया वो लिया h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच। आपने लिया h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच। तो एफ ऑफ ए प्लस एच, अगर ये h है, ये दूरी h है, तो जो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो आ जाएगा a प्लस एच कॉमा 0, और जो ऊपर वाला पॉइंट आएगा ये वाला, ये आ जाएगा a प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। मैंने पहला पॉइंट ये लिया था। अब अगर मेरा पहला एरिया आएगा तो रेक्टेंगल कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ऊपर निकल जाएगा थोड़ा सा, ये एरिया आएगा। अब इसमें क्या होगा? थोड़ा सा एरिया क्या आ गया मेरे पास? एक्स्ट्रा आ गया। बाकी एरिया तो आ ही रहा है सही पे, जो मुझे निकालना है। फिर मैंने दूसरा पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट क्या आ गया? ये आ गया a प्लस 2h। तो इसमें भी ये हाइट क्या है? a प्लस 2h, और विड्थ क्या है? ये रही h। तो इसमें जो एरिया आएगा ये आएगा। इसमें भी थोड़ा सा एरिया क्या आ गया? एक्स्ट्रा आ गया। और जो आखिरी मेरे पास स्ट्रिप बनी होगी ये रही एफ ऑफ एन एच, ए प्लस एन एच। तो ए प्लस एन एच वाली हाइट ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए प्लस एन एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एन एच।
इसमें भी जो आखिरी वाला वो रेक्टेंगल बनेगा वो ये रही हाइट a प्लस एन एच एफ ऑफ, तो ये आपके पास ट्राइंगल बना, सॉरी रेक्टेंगल बना। तो ये हाइट आपके पास ऊपर वाली जो है येलो वाली, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ गई। तो जो आपके पास इसमें मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो कैपिटल एस एन है वो ज्यादा है रिक्वायर्ड एरिया से। तो इसमें मैं बेसिकली हमें यहाँ पे लिमिट लगानी पड़ेगी कि जो आपके पास फाइनली आंसर आता है एस एन की जो वैल्यू आएगी, एस एन की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि एच और एन लिमिटिंग है, उसमें एच किसको टेंड कर रहा है, जीरो को, एन किसको टेंड कर रहा है, इन्फानाइट को, एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस चलते गए एफ ऑफ ए प्लस एन एच। ये हमने वर्टिकल स्ट्रिप में तोड़ा, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको फील हो जाएगी कि क्वेश्चन में आंसर कैसे निकालते हैं, आपको यूज कैसे करना है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो जब ये आपके पास जो एस एन आता है, एस एन क्या आ गया आपके पास, एरिया आ गया। तो एरिया क्या था, इंटीग्रेशन था, कहां से कहां, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, कितना आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एन टेंडिंग टू इन्फानाइट एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच। यही आपके सारे आंसर निकलवाएगा। दोनों में से कोई एक कर लो, ये याद रख लेना, ये थोड़ा सा आसान है। एन एच आता है आखिरी में, एन माइनस वन नहीं आता तो वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है देखने में। दोनों से आंसर सेम आएगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सैंडविच थ्योरम लग जाएगी। क्यों, क्योंकि जो स्मॉल एस एन था, स्मॉल एस एन था वो कम था रिक्वायर्ड एरिया से, और जो कैपिटल एस एन है वो ज्यादा है। तो जब आप लिमिट लगा दोगे तो आपके सैंडविच थ्योरम का अप्लाई कर सकते हो, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि अब आपको मैंने ये भी स्पेशली बताया था स्टार्टिंग में कि एन इंटू एच आपको पता होना चाहिए। देखो ये रहा आपके पास, एन इंटू एच क्या आएगा, बी माइनस ए। ये सारे के सारे क्वेश्चन में सॉल्व करने में हेल्प आएंगे। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि एन इंटू एच कितना होता है, बी माइनस ए, वहां से सबकी वैल्यू आपको निकालने की। बी आपको पता है अपर लिमिट है, ए आपको पता है लोअर लिमिट है। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं। क्वेश्चन कैसा लिखा होगा ये देखो, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 e की पावर x dx। पहली बात, बोर्ड में क्वेश्चन आएंगे इस तरह के। दूसरी बात, अगर आपको नहीं आता तो डायरेक्टली सॉल्व मत करके आना, कंसेप्ट सही लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। अगर नहीं करके आओगे तो मार्क्स कोई भी नहीं मिलेगा। हो सकता है आधा एक मार्क्स मिल जाए, आधा मिल जाए, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x आता है 0 से 1, तो इसका आंसर e माइनस e की पावर 0 कितना होता है, 1। इसका आंसर ये आएगा, लेकिन ये मेथड गलत है। आंसर सही है, मेथड गलत है। फर्स्ट प्रिंसिपल जैसे उसने बोला वैसे करना है। तो स्टार्ट करते कैसे करना है इसको। कंसेप्ट कैसे अप्लाई करना है देखते हैं अच्छे से। अच्छा, बी, ए की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 1, आपको ऐसे लिखना है। तो एन इंटू एच कितना हो गया, बी माइनस ए, यानी कि एन इंटू एच कितना हो गया आपके पास 1 के। तो हम लिखते हैं जो इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी, ए यानी कि 0 से 1 e की पावर x dx आएगा, वो आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू इन्फानाइट h इंटू एफ ऑफ ए। फंक्शन की वैल्यू a पे कितनी है, e की पावर है, b a प्लस h पे कितनी है, a प्लस h प्लस e की पावर a प्लस 2h। चलते गए e की पावर a प्लस nh। अच्छा, a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये आपके पास बना लिमिट h टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू इन्फानाइट h इंटू
ई की पावर 1 प्लस ई की पावर 1 प्लस एच प्लस ई की पावर 1 प्लस 2h अप टू ई की पावर 1 प्लस एन एच। इतना लिखो, फिर आगे देखते हैं। कहीं ना कहीं ये जीपी लिखी हुई है, क्योंकि पूरी में से ई कॉमन निकाल लोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट, ई इंटू एच तो बाहर आ गया, अंदर बचेगा 1 प्लस ई की पावर एच प्लस ई की पावर 2h, चलते गए ई की पावर एन एच। तो इसमें आप जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हो। जीपी का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट ई इंटू एच, ए यानी कि पहली टर्म इंटू आर कॉमन रेशियो ई की पावर एच है, आर की पावर एन, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ई की पावर 0 ई की पावर 1, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लिखी है? ई की पावर ए, नहीं, ई की पावर ए से ए प्लस एच से स्टार्ट करना है, ये निकाल देना, ये भी निकल जाएगा। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर दो तो एफ ऑफ ए प्लस एच से स्टार्ट करोगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस एच से स्टार्ट करोगे। तो अगर आपने इसमें से ये कॉमन निकाल लिया तो ई की पावर, ई कॉमन निकाल लिया तो ई की पावर एच, ई की पावर 2h, इसका आंसर आएगा पहली टर्म इंटू आर की पावर एन, तो ई की पावर एन एच आ जाएगा -1 अपॉन आर, आर यानी कॉमन रेशियो कितना है? ई की पावर एच -1, ये आपके पास आ गया। अब अगर आप अच्छे से देखोगे 0 -0 की फॉर्म बन गई। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये बना, यहाँ पे अब लिमिट का काम आएगा। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट ई इंटू एच, ये ई इंटू एच है और ये ई की पावर एच है, 0/0 ई की पावर एन एच -1 अपॉन ई की पावर एच -1। इसको जो आइटम चाहिए एच चाहिए, ये आपको लिमिट में पता है, एच दिया, एच वापस दिया। जो ऊपर वाले को चाहिए उसको एन इंटू एच चाहिए, एन इंटू एच दिया, एन इंटू एच वापस लिया। अब जो इसका आंसर है आपके पास, इसका आंसर भी 1 आता है। जो इसका आंसर है, इसका आंसर भी 1 आता है। तो जो फाइनली आपके पास बचेगा वो बचेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच टेंडिंग टू 0 एन टेंडिंग टू इन्फिनाइट ई इंटू एच, ई की पावर एच, और ऊपर बचेगा एन एच, नीचे बचेगा एच। और कुछ एक्स्ट्रा बचा हो आपके पास? इसमें आपके पास इसका आंसर आएगा कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से एक एच एक्स्ट्रा आ गया अपने पास। अच्छा, वो हमने स्टार्टिंग में ई कॉमन निकाल लिया था, वो गलत हो गया। हमने ई कॉमन निकाला है, कहाँ पे निकाला था? नहीं, ई कॉमन निकाल सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक 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 ठीक। अच्छा, यहाँ पे गलती कर चुके हम। देखना क्या किया है हमने, ए को कितना लिया? 1 लिया है, लेकिन असल में ए है कितना? 0 है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, दोबारा करना है इसको। ए की वैल्यू 0 है, तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे
तभी वो हमारी गलती हो गई। तो ध्यान रखना इस तरह गलतियां हो जाती हैं, तो इसका ध्यान रखना। ए हमेशा लोअर लिमिट रखेंगे हम यहाँ पे फॉर्मूला में। पहली बात तो पूरे का पूरा फॉर्मूला लिख दिया करो, फिर उसमें लोअर लिमिट अप्लाई करो, उसी कारण प्रॉब्लम आ गई थी। जो गलती मैंने की हो सकता है आपसे भी हो जाए, तो वहां पे स्पेशली हिंदी में लिख लेना कि गलती मत करना। यहाँ पे ए यहाँ पे लोअर लिमिट रहेगी। एक बार पूरे को दोबारा ही लिख लेते हैं, ताकि अब अगर हमने कोई गलती भी की है तो वो फॉर्मूला है हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू इन्फानाइट h इंटू f ऑफ a प्लस h, यानी कि 0 प्लस h प्लस f ऑफ 0 प्लस 2h, चलते गए आखिरी में f ऑफ 0 प्लस n इंटू h, और f ऑफ x है e की पावर x, तो ये आप लिमिट पुट करोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू इन्फानाइट h इंटू f ऑफ h e की पावर h e की पावर 2h, चलते गए e की पावर h। अब इसमें फॉर्मूला लगा दो, अब तो आसानी बचा, वो थोड़ी सी गलती हो गई थी इसमें। पहली टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर n, तो e की पावर एन एच बन जाएगा -1 अपॉन e की पावर h -1। इसकी जरूरत है h दिया। अच्छा, इसमें अगर आप n को इन्फानाइट पुट करोगे तो n इंटू एच की वैल्यू b माइनस ए, वो तो आएगी आपके पास 1, तो e की पावर 1, ये तो 1 ही बन गया। इसको h दिया, इससे h वापस ले लिया, ये h इससे कट गया, इसकी वैल्यू आपके पास 1 आती है। तो आपके पास जो बन गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर h इंटू e की पावर NH की वैल्यू 1 है, -1, तो ये बन जाएगा e की पावर 0 होता है 1, तो e -1 आ जाएगा इसका आंसर। और अगर आप डायरेक्टली भी मैंने सॉल्व किया था, यहाँ पे देखो डायरेक्टली भी आपके पास आंसर कितना आता है, e की पावर e -1। तो थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये आएगा क्वेश्चन तो बोर्ड में ही आएगा, IIT JEE में नहीं आएगा। बोर्ड में आपको हो सकता है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आए, तो आराम से करना, सारे के सारे स्टेप्स करना, लेंदी क्वेश्चन रहता है ये, तो आपको सारे के सारे स्टेप्स करने होंगे। इतना आसान नहीं आएगा e की पावर x का क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा आएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि निकालते कैसे हैं। अभी मैं आसान करवा रहा हूँ ताकि आपको फील आया थोड़ा सा, बाकी आपको NCERT के उसमें बुक में मिल जाएंगे, उसमें और उसको करना, अप्लाई करना कंसेप्ट को। नेक्स्ट एक और सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन वही होगा, फाइंड दिस विद फर्स्ट प्रिंसिपल 0 से 2 x dx। अगर मैं डायरेक्टली कर देता तो इसका आंसर लिखता है x²/2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, तो 2 का स्क्वायर 4/2 2 -0 आंसर आया था। अब हम बेसिक प्रिंसिपल से चलते हैं। तो a की वैल्यू है हमारे पास 0, b की वैल्यू है 2, हम जानते हैं कि n इंटू एच की वैल्यू क्या रखते हैं, b माइनस ए, यानी कि 2 - 0 2 आएगी। तो जहां पे भी n इंटू एच की लास्ट में जरूरत पड़े उसकी जगह 2 लिख देना। अब आगे फॉर्मूला लगा दिया, तो 0 से लेके 2 x dx आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 n टेंडिंग टू इन्फानाइट h इंटू f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h
अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच। एन का वैसे काम नहीं आता लास्ट में, एच इंटू एफ ऑफ ए तो जीरो का काम कर रहा है, तो एफ ऑफ एच यानी कि एफ ऑफ एक्स एक्स है तो एफ ऑफ एच एच आएगा प्लस 2h प्लस 3h आएगा, चलते गए एन इंटू एच आ गया। ये बेसिकली एपी लिखी हुई है। ये आएगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एन टेंडिंग टू इन्फानाइट एच इंटू एच कॉमन निकालने, अंदर बचा 1 + 2 + 3 अप टू एन एच। तो ये आपके पास एन नेचुरल नंबर का सम कितना आएगा, एन इंटू एन प्लस 1/2। तो ये आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ गया। तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया, इसमें गलती कहाँ पे कर दी हमने, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच एच स्क्वायर, एच कॉमन आया, एन इंटू एच की वैल्यू हमें पता है कि मैं 1 रख सकता हूँ, तो मैंने इसको कुछ इस फॉर्म में लिखा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एन टेंडिंग टू इन्फानाइट। पहले एन इंटू एच लिख दिया और इस वाले एच को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एन इंटू एच प्लस एच अपॉन 2। अच्छा, एन इंटू एच है हमारे पास, 1 नहीं है 2 है, तो आपने एन इंटू एच की जगह 2 रख दिया। 2 इंटू 2 प्लस एच किसको टेंड कर रहा है, 0 अपॉन 2। तो कितना आ गया आपके पास 2। तो आपको याद रखना, आखिरी में आपको एन इंटू एच की जरूरत पड़ेगी। एन इंटू एच की जो भी आपने बी माइनस ए वैल्यू रखी है उसको आपको पुट करना पड़ेगा, और क्वेश्चन में जितना हो सके एन इंटू एच बनाने की कोशिश करना, ताकि उसकी जगह आप बी माइनस ए की वैल्यू रखते जाओ। कुछ पॉइंट्स नोट्स में लिखो। पहला पॉइंट है, इफ, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इफ ऑफ ए ऑफ बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स मैं जीरो के इक्वल प्रूव कर दूं। अगर किसी तरह मैं ये जीरो के इक्वल प्रूव कर दूं तो इसका मतलब क्या होता है, implies the equation f of x is equal to 0 has at least one root, has at least one root in a से लेके b तक, provided, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, f of x is continuous in a to b। बस इतना ध्यान रखना है कि एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अभी मैं फील भी करवा दूंगा कि होता क्या है। इसने क्या बोला कि ए से बी तक अगर आपका एरिया 0 आ जाए, तो बेसिकली आप देखना अच्छे से, हम करते क्या हैं कि जो भी आप एरिया निकालते हो, मान लो कुछ इस तरह से किया, आधा फंक्शन आपके पास ये लिखा हुआ है और एक फंक्शन एक्स एक्सिस के नीचे है। तो जब आप इसमें बेस इंटू हाइट करोगे, आपका एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो जो एरिया आएगा पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे इसमें वाई नेगेटिव है, एक्स अभी भी पॉजिटिव था, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, नीचे आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। ये आपके पास पॉजिटिव है,
ये नेगेटिव है, मान लो ये दोनों एरिया सेम है, ये दोनों से एरिया सेम है, या फिर उसका कर्व कुछ ऐसा बना, ऐसा। आपने क्या किया, ए से लेके बी तक एरिया निकाला, ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव है, मान लो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका एरिया भी कैपिटल एम आई है, इसका भी कैपिटल एम आई, लेकिन ये माइनस का एम आएगा, इन दोनों का आंसर कितना आ गया, सम कितना आ गया, एम माइनस एम कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन डेफिनेट 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या वो बोल रहा है कि ए से बी तक अगर ये इक्वेशन है y इज एफ ऑफ एक्स, इसका एक रूट तो पक्का आएगा ही आएगा। आपको दिख भी गया होगा, कौन सा रूट दिख रहा है आपको, ये रहा, एक तो पक्का ही आएगा, एक से ज्यादा भी आ सकता है, वो भी मैं बता देता हूं। एक से ज्यादा भी आपके पास आ सकते हैं। कैसे, मान लो ये कुछ है इस तरह से, साइन एक्स का ग्राफ ले लो, ऊपर उतना पॉजिटिव बना, नीचे उतना नेगेटिव बना, ऊपर उतना पॉजिटिव बना, नीचे उतना नेगेटिव बना। तो ये मान लो ए है, ये आप बी मान लो, तो जितना ऊपर पॉजिटिव आ रहा है उतना नेगेटिव 0 बना देगा, जितना ऊपर पॉजिटिव है उतना नेगेटिव 0 बना देगा। तो जो अब इसमें रूट्स आ गए ए से बी के बीच में, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो एटलीस्ट वन रूट तो आएगा ही आएगा। एक से ज्यादा आ जाए मुझे नहीं पता, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन कम से कम एक रूट तो आएगा ही आएगा। अगर आपके पास इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अगर आपसे कोई बोल दे कि प्रूव दैट दिस फंक्शन हैज एटलीस्ट वन रूट इन ए से बी, तो आप क्या करो, ये प्रूव कर दो कि ए से लेके बी तक जो उसका इंटीग्रेशन आएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, वो 0 के इक्वल प्रूव कर दो, तो आप ये प्रूव कर सकते हो कि इसका एक रूट आएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा इस तरह से लिखा आ सकता है कि प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन ए टू बी, और आपके पास एफ ऑफ एक्स लिखा होगा। तो आपको प्रूव क्या करना है कि इंटीग्रेशन ए से बी तक जो एफ ऑफ एक्स आएगा वो आपके पास क्या आना चाहिए, डेफिनेट इंटीग्रल उसका 0 आना चाहिए। तो आप उससे प्रूव कर सकते हो। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। आज का लेक्चर में बड़े आराम से चलूंगा क्योंकि इसमें ग्राफिकली काम काफी, अगर आपको फील आने लग गया तो अगला चैप्टर अपना आने वाला एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जितना भी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसका एप्लीकेशन आएगा, वो भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसमें सारे क्वेश्चन मैक्सिमम उसमें से ही आते हैं आपके, और क्वेश्चंस भी आसान रहते हैं, बस आपको थोड़े से जो इसकी टेक्निकल टर्म्स है वो आपको आइडिया होना चाहिए। तो ये आपके कंसेप्ट नोट नंबर 1 रहा। अच्छा, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ध्यान रखना, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अभी मैंने क्या बोला कि अगर इंटीग्रेशन ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स 0 आ रहा है और अब फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस, पहली बार फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना है, तो उसका एक रूट होगा। लेकिन अगर एक रूट है बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। इसका उल्टा सही नहीं है कि अगर एक रूट है तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटीग्रेशन 0 आएगा। कैसे, मान लो कुछ ऐसा ग्राफ है, ये है। अब अगर आप अच्छे से देखोगे इसका रूट का मतलब क्या होता है, जहां पे एक्स एक्सिस को कट करेगा तो यहाँ पे इसका एक रूट तो आ रहा है, लेकिन क्या इसका जो ये एरिया लिखा हुआ है और जो ये एरिया आएगा, इसको मैंने ए मान लिया, ए से लेके बी तक, क्या ये दोनों सेम लग रहेगा मैग्नीट्यूड में, कि उतना पॉजिटिव उतना नेगेटिव नहीं है। तो अगर एक रूट है तो इंटीग्रेशन जरूरी है, 0 है जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर इंटीग्रेशन 0 है तो एक रूट तो पक्का आएगा ही आएगा।
फिर सेकेंड पॉइंट बता ही दिया मैंने, एरिया बिलो दी एक्स एक्सिस इज नेगेटिव। एक्स एक्सिस के जो नीचे आपको एरिया लेना है वो नेगेटिव लोगे हमेशा। कैसे? जैसे मैं अगर साइन एक्स की बात करता हूँ, साइन एक्स का ग्राफ आपने बनाया, 0 से लेके ये रहा पाई और ये रहा 2 पाई। तो मैंने 0 पाई 2 पाई y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन निकाला 0 से लेके 2 पाई साइन एक्स dx, मुझे ग्राफिकली देख रहा है कि इसका आंसर 0 आना चाहिए, तो 0 आएगा भी देखना। इसका आंसर होगा माइनस कॉस एक्स 0 से लेके 2 पाई। तो माइनस तो बाहर निकाल लिया, अंदर बचा कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ 2 पाई अपर लिमिट माइनस कॉस ऑफ लोअर लिमिट, कॉस का माइनस साइन एक्स, जीरो से 2 पाई इसमें गड़बड़ कहाँ पे है? कॉस ऑफ 2 पाई सही है, माइनस कॉस ऑफ 2 पाई होता है 1 और कॉस ऑफ 0 भी होता है 1। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर कितना आ गया? 0। और ग्राफिकली भी आप दिख रहा है ये ऊपर है पॉजिटिव है, उतना ही मैग्नीट्यूड का नीचे नेगेटिव आ रहा है। तो जब दोनों को जोड़ दोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। अब थोड़े से पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अगर मैं इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई तक निकालता हूँ, किसका? साइन एक्स का, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एक्स 0 से लेके पाई, तो माइनस तो बाहर निकाल लिया, कॉस ऑफ अपर लिमिट माइनस कॉस ऑफ लोअर लिमिट, तो ये आएगा माइनस कॉस ऑफ पाई कितना होता है 1 माइनस सॉरी माइनस 1, ये 1, तो ये आपके पास आ गया 2। तो ये जो एक आपके पास रीजन का, इस रीजन का एरिया आता है, ये आपके पास 2 आता है, तो ये कितना हो जाएगा? -2। चाहो तो आप देख ले सकते हैं, हम देख भी लेते हैं। तो मैंने अब इंटीग्रेशन किया पाई से लेके 2 पाई, इस वाले रीजन का किया कि पाई से 2 पाई क्या होगा। हमें आईडी पता है पहले कि इसका आंसर -2 आना चाहिए, देख भी लेते हैं। इसका आंसर आएगा माइनस कॉस एक्स पाई से लेके 2 पाई, माइनस कॉमन निकाला, अंदर बचा कॉस ऑफ अपर लिमिट माइनस कॉस ऑफ लोअर लिमिट, तो ये आपके पास आए माइनस कॉस ऑफ, ये आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ पाई -1, तो 2 के आगे माइनस लगा तो -2 आ गया। जैसा मैंने बोला था वैसा हो भी रहा है। तो ये कुछ आपको डायरेक्टली याद रखना होगा कि 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके, चलो अभी लिखवा दूंगा आगे, बस आपको थोड़ा सा फील आना चाहिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर एरिया पॉजिटिव आएगा, एक्स एक्सिस के नीचे एरिया आपका नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट इंटीग्रेशन ऑफ a से लेके b fn x dx पूछा जाए, तो चाहे तो आप पहले इंटीग्रेशन निकाल लो फिर लिमिट पुट कर देना, या पहले लिमिट पुट कर देना फिर इंटीग्रेशन निकाल लेना, क्योंकि दोनों का आंसर आखिर में n की फॉर्म में आएगा। तो वो आप डायरेक्टली आप लिमिट पहले पुट कर दो, वो आपको क्वेश्चन पे इसका काफी काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, क्योंकि पहले इंटीग्रेशन कुछ ऐसे गंदे गंदे क्वेश्चन आएंगे जिसका इंटीग्रेशन निकालना आसान नहीं होगा, n की फॉर्म में होगा। तो आप पहले लिमिट निकाल लेना, उसका x की फॉर्म में आंसर आएगा, फिर x की फॉर्म में जैसे आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन निकाल लेना। जैसे कि
क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। इंटीग्रेशन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट -1 से लेके 1 प्लस t अपॉन n की पावर n dt। देखो जो ये लिमिट होती है -1 से लेके 1, ये हमेशा इसकी लिमिट होती है, t की लिमिट है ये। तो n से कंफ्यूज मत कर देना इसको, ये t की लिमिट है। तो मैंने पहले लिमिट निकाल दी क्योंकि मुझे इसमें आइडिया लग नहीं रहा कि इसमें सॉल्व कैसे करूं मैं। तो सॉल्व भी कर सकते हो, 1 प्लस लीनियर लिखा हुआ है तो 1 प्लस लीनियर के पावर n+1 उससे भी आ जाएगा। लेकिन पहले लिमिट निकाल लेते हैं क्योंकि 1 की पावर इन्फानाइट बन रही है। अगर आप अच्छे से देखोगे, देखना अच्छे से, -1 से लेके 1 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट 1 प्लस t अपॉन n की पावर n। तो देखना इंटीग्रेशन लिमिट का हर जगह पे काम आ रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको बस बेसिकली जो उसके टाइप्स हैं, आपको टाइप्स पता होने चाहिए। जैसे आपने इन्फानाइट को पुट कर दिया तो इसमें तो 1 बनेगा, तो ये आपके पास 1 की पावर इन्फानाइट फॉर्म है। 1 की पावर इन्फानाइट फॉर्म को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता तो क्लास नोट्स में देखो। e की पावर में लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट, जो पावर है उसको आगे लेके आओ, और जो फंक्शन है उसमें से एक कम कर दो, dt। तो ये आया -1 से लेके 1। कुछ मेरे को दिख रहा है कि शांत हो रहा है 1, और ये शांत हुए, तो -1 से 1 e की पावर में क्या बन गया, और ये n भी शांत हो जाएगा बाद में। तो e की पावर लिमिट तो n तो खत्म ही होगा, तो e की पावर t ही बना आपके पास dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t -1 से लेके 1, e की पावर t ही आएगा। तो e की पावर अपर लिमिट 1 माइनस e की पावर लोअर लिमिट -1। तो इसका आंसर देखो कितनी आसानी से आ गया। लिमिट सॉल्व कर लो। तो अगर आपने किसी ने भी अच्छा क्वेश्चन बनाना हुआ कि आपसे लिमिट और इंटीग्रेशन एक साथ पूछनी हुई कि एक ही क्वेश्चन से 2-3 चैप्टर का काम चल जाए, तो वो इस तरह क्वेश्चन काम चला लेगा। पहले आपसे वो लिमिट सॉल्व करवा लेगा, फिर आपसे वो इंटीग्रेशन सॉल्व करवा लेगा, फिर आपसे वो डेफिनेट इंटीग्रेशन लिमिट पुट करवा लेगा। तो इस तरह से आप आंसर फाइंड कर सकते हो। तो लिखो इसको, फिर देखते हैं आगे। नेक्स्ट आपके पास इंटीग्रेशन a से b fx पूछा हो। जैसे उसका ग्राफ ये बन रहा है आपके पास, कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा है। ये रहा आपके पास x इज इक्वल टू a, और ये रहा आपके पास x इज इक्वल टू b। ये रहा x इज इक्वल टू a, ये रहा x इज इक्वल टू b। बीच में हमने एक और लाइन बना दी। मान लो x इज इक्वल टू, ये आपके पास x इज इक्वल टू c है। तो c से थोड़ा सा पीछे ये ऐसे लिख सकता हूँ c माइनस, c से थोड़ा सा आगे c प्लस लिख सकता हूँ। तो अगर मैंने इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो ऐसे भी तो निकाल सकता हूँ। लिमिट मैंने ब्रेक कर दी, a से लेके c माइनस fx dx प्लस c से थोड़ा आगे, क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट जीरो ही आएगा, इसका एक लाइन ही होगी, लाइन का एरिया जीरो ही आ जाएगा, से लेके b fx dx। इसका काम कब आएगा, काफी बार फंक्शन ऐसे आते हैं जिनकी डेफिनेशन बदलती है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर आप उसकी डेफिनेशन देखो तो बार बार उसकी डेफिनेशन बदलती है। अगर आप उसका ग्राफ बनाओगे तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, जैसे 0 से लेके 1 तक, जीरो से लेके 1 तक कुछ इस तरह से बनता है।
ये ऊपर मान लेना, इसके ऊपर ये, और 1 से 2 तक कुछ ऐसा बनेगा, 2 से 3 तक कुछ ऐसा बनेगा। तो ये आपके पास 0 से लेके 1 तक हो गया, 1 से लेके 2 तक हो गया, 2 से लेके 3 तक हो गया। ये आपके पास y इज इक्वल टू 0 है, ये आपके पास y इज इक्वल टू 1 डेफिनेशन आती है, और y इज इक्वल टू 2 डेफिनेशन, इस तरह से चलता जाता है। तो इस तरह से अगर उसने आपसे पूछ लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 3 मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, तो इसमें आपको ब्रेक करना पड़ेगा। 0 से 1 के लिए 1 डेफिनेशन, 0 से 1 के लिए 0 डेफिनेशन चलेगी, तो इसकी जगह 0 लिख देना। 1 से 2 के लिए इसकी जगह 1 लिखना पड़ेगा, और 2 से 3 के लिए इसकी जगह 2, क्योंकि हम हमेशा इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन y dx चलता है, और y को हम x की फॉर्म में लिखते हैं, और ये आपके पास लिमिट आ गई 0 से लेकर 3 तक मान लो। तो लिखो इसको, फिर आगे देखते हैं। जैसे आपसे पूछ लिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेके 2, 1 से लेके 3 बॉक्स x dx, तो आपको पता है कि इसका हर इंटीजर पे डेफिनेशन चेंज हो गई, तो 1 से लेके 2 तक निकाला और 2 से लेके 3 तक निकालेंगे। बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि 1 से लेके 2 तक बॉक्स x की जो डेफिनेशन आती है वो 1 आती है, और 2 से लेके 3 तक बॉक्स x को आप क्या लिखते हो, 2 लिखते हो। तो ये आपके पास इसकी डेफिनेशन। अब इसके बाद इंटीग्रेशन आपको आता ही है, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा, आप सॉल्व कर सकते हो। तो जो इसका आंसर आएगा, पहला आएगा x लिमिट 1 से लेके 2 प्लस 2 इंटू एक्स लिमिट 2 से लेके 3, तो ये तो आ गया 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1, ये आ गया 1 प्लस 3 माइनस 2 सॉरी 2 इज इक्वल टू 3। ये आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। उसके बाद ये रिजल्ट आपको याद रखना कि 0 से लेके π/2 तक तो sin x dx आता है, और 0 से लेके π/2 तक cos x dx आता है, वो 1 के इक्वल आता है। ये आपको रिजल्ट डायरेक्टली याद होने चाहिए, क्योंकि काफी बार डायरेक्टली आपको बार बार निकालना मत, ये याद होने चाहिए, ये काम आते रहते हैं। उसके बाद ये बेसिकली है हुआ क्या इसमें कि ये रहा आपके पास sin x का ग्राफ, तो हमने 0 से लेके π/2 तक ये ग्राफ निकाला है। अब 0 से पाई आपको याद है 2 आंसर आया, तो इसका हाफ आंसर आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है। ये आपके पास आंसर इतने वाला हाफ आ जाएगा। अब एक चीज और देखो, जब भी आप साइन का स्क्वायर करोगे या कॉस का स्क्वायर करोगे, तो इंटीग्रेशन कम होता है उसका एरिया। कैसे, ये मान लो साइन एक्स का ग्राफ है, थोड़ा सा जूम करके बनाया मैंने। ये ग्राफ किसका है, y इज इक्वल टू साइन एक्स का। मुझसे किसी ने बोल दिया कि y इज इक्वल टू साइन एक्स का और y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ एक जगह बताओ, और उसका बिहेवियर बताओ कि इसका बिहेवियर कैसे है, कौन सा ग्राफ ऊपर होगा, कौन सा ग्राफ नीचे होगा। आपको अच्छे से पता है कि साइन एक्स की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में चेक करूं, हमेशा 0 के 1 के बीच में रहेगी, पॉजिटिव है तो। और 0 से 1 के बीच में कोई भी क्वांटिटी का मैं स्क्वायर कर दूं, जैसे 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर आएगा 1/4, तो क्वांटिटी वैल्यू y की कम हो जाएगी। तो जो साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ से पूछा जाए कि ग्राफ कौन सा आएगा, साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ इसके नीचे बनेगा, वैल्यूज क्या होगी, कम हो रही है। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी, अगर पॉजिटिव रहेगी
तो अगर आप 0 से 1 के बीच में स्क्वायर करते हो वैल्यू और कम होती है। नॉर्मली ऐसा फील होता है कि 0 से 1 किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे वैल्यू इंक्रीज होती है, लेकिन कोई भी क्वांटिटी 0 से 1 के बीच में उसका स्क्वायर करोगे आप, वो वैल्यू और कम हो जाएगी। तो अगर आप साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालते हो और साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालते हो, जो पहले वाले साइन एक्स का एरिया आएगा वो ज्यादा आएगा रिस्पेक्टिवली किससे, साइन स्क्वायर एक्स से। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको आता है, हमेशा मुझे बताया कि स्क्वायर का हमें इंटीग्रेशन नहीं आता इसमें, हम इसको सिंगल डिग्री के टर्म में लेके जाएंगे, तो cos 2x के फॉर्म में आप आराम से लिख सकते हो। उसके बाद ये भी कुछ रिजल्ट है, डायरेक्टली याद होने चाहिए, निकाल खुद भी लेना। 0 से लेके π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, 0 से लेके π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, इन दोनों का इंटीग्रेशन सेम आता है कितना, π/4। फिर वही बात, याद कैसे होंगे, सामने लिखने पड़ेंगे तभी याद होंगे, नहीं तो कॉपी में पड़े रह जाएंगे। 0 से π/2, इसका एरिया और कम हो जाएगा, इसका एरिया और कम हो जाएगा, साइन क्यूब। अगर आप साइन क्यूब की बात करो तो 1/2 है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 है, 1/2 का क्यूब 1/8 आ गया, तो वो एरिया जो साइन क्यूब का ग्राफ बनेगा वो और नीचे बनेगा। ये किसका है, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स का। जितनी पावर कम करते जाओगे उतना, और साइन की पावर 4 का अगर मैं बोल दूं आपसे कि साइन की पावर 4 का भी बना दो, तो ये आपके पास कुछ नीचे येलो वाला y इज इक्वल टू साइन की पावर 4x बन गया। तो एरिया आपको आइडिया लग जाएगा आंसर से कि एरिया कम होता जाएगा, निकालना आप खुद ही। साइन क्यूब एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos क्यूब एक्स डी एक्स। इसका आंसर जब सॉल्व करोगे 2/3 आएगा। फिर 0 से लेके π/2 साइन की पावर 4x dx, 0 से लेके π/2 cos की पावर 4x dx। इसका आंसर आएगा 3π/16। इन सभी को एक जगह पे लिख लेना और याद होने चाहिए आपको। पहली बात तो 0 से π/2 लिमिट सबकी सेम है। साइन एक्स और cos x का जो आंसर आता है, साइन एक्स और cos x का आंसर 1 आता है। स्क्वायर वाली टर्म में हमेशा, इवन टर्म में हमेशा पाई की टर्म आएगी ही आएगी। उसका रीजन भी सुन लो क्यों है। जब मैंने इंटीग्रेशन करवा रहा था तो उसमें बताया था कि इवन वाली टर्म में x आता है इंटीग्रेशन में हमेशा, ऑड वाली में नहीं आता। जब x आएगा तो उसकी जगह x की जगह पाई की फॉर्म लिखोगे तो आंसर पाई की फॉर्म में आएगा। तो सेकेंड में साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन π/4 आता है, फिर क्यूब का 2/3 आता है, फिर 3π/16 आता है। अगर आप अच्छे से देखोगे 3π/16 π/4 से कम होता है, तो इसका ध्यान रखना। ये कहीं ना कहीं π/5 पॉइंट समथिंग आएगा। जितना डिनोमिनेटर ज्यादा होता है उतनी वैल्यू कम होती जाती है। तो जितनी पावर इंक्रीज होती जाएगी इन केसेस में आपका जो आंसर्स आते जाएंगे कम होते जाएंगे। तो आप ऑप्शन से भी आइडिया लगा सकते हो। सेकेंडली, अगर दो ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं इंडिपेंडेंट ऑफ पाई और दो ऑप्शन पाई की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आप दो ऑप्शन तो वैसे रिजेक्ट कर सकते हो। कैसे? अगर मान लो वो उसने इवन पावर का पूछ लिया आपसे, तो इवन पावर के जो आंसर आएगा उसमें हमेशा पाई आएगा ही आएगा, और अगर उसने ऑड में पूछ लिया तो वो हमेशा ही इंडिपेंडेंट ऑफ पाई आएगा। तो इस बातों का ध्यान रखना है आपको। तो इतना काफी है आज के लिए, इसको थोड़ा डाइजेस्ट करो, आराम से देखो। ये अच्छा टॉपिक था स्टार्टिंग वाला, आपको बेसिकली फील करवाना था कि इसमें किया क्या है। तो मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ सारे का सारा। पहली बात तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, हम लिमिट लगाएंगे इसमें, समेशन और एरिया अंडर द कर्व देगा आपको। 0 से लेके b तक, a से लेके b तक fx dx कैपिटल fx आएगा, और इसमें f ऑफ b माइनस f ऑफ a आएगा। बाउंडेड होगा, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए a से b तक, तभी आप ये कंसेप्ट अप्लाई करोगे। फिर आपने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा। फर्स्ट प्रिंसिपल में हमने देखा कि n इंटू एच की वैल्यू हमेशा b माइनस a होती है, जिसमें b अपर लिमिट होती है, a लोअर लिमिट होती है। फिर मैंने रेक्टेंगल्स की हेल्प से आपको बताया, थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे होता है। इसमें हमने इस जो कर्व को रेक्टेंगल्स में तोड़ दिया, छोटे छोटे। जो रेक्टेंगल्स में तोड़ोगे उसका एरिया एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन उसके टेंड कर जाएगा, बिल्कुल उसके आसपास आएगा। तो वो मैंने कंसेप्ट बता दिया आपको। कैपिटल SN का फॉर्मूला याद रखना, दोनों याद रखने की जरूरत नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको हमेशा जो भी स्टार्ट करना है f ऑफ a प्लस h से स्टार्ट करना है, और आखिरी कहाँ पे करना है, f ऑफ a प्लस n तक। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टोटल स्ट्रिप्स थे यहाँ पे, हमने उसको n स्ट्रिप्स में तोड़ा था h की, तो n कंप्लीट होनी चाहिए। ये आपको याद रखने का हिंट है। तो ये आपके पास n टर्म्स आनी चाहिए। अगर n टर्म्स नहीं आ रही
तो आपने यानी कि कहीं ना कहीं गलती कर दी है। और ये आपके पास जो सिंप्लीफाई करके इंटीग्रेशन आ जाएगा, लिमिट एच को 0 की तरफ टेंड कर दो, एन की वैसे जरूरत नहीं पड़ती, एन इंटू एच आप कैसे निकालते हो, बी माइनस ए की हेल्प से। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए, ये आपने देखा पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सिंपल है। उसके बाद ए से बी तक अगर लिमिट जीरो सॉरी इंटीग्रेशन जीरो है तो ए से बी तक एक रूट पक्का आएगा ही आएगा, क्योंकि जीरो तभी आएगा जब कुछ उतना ही जोड़ा उतना ही घटाया। उतना जोड़ने और उतना घटाने के लिए ग्राफ को एक्स एक्सिस से नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि एक्स एक्सिस से ऊपर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के नीचे नेगेटिव ले रहे हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव खत्म हुआ तभी वो जीरो बनेगा, तो बीच में एक रूट आएगा ही आएगा। लेकिन अगर एक रूट है तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि इंटीग्रेशन जीरो होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ये मैंने बता दिया कि बिलो द एरिया नेगेटिव आएगा। उसके बाद मैं पहले बता दूं कि पहले इंटीग्रेशन निकाल लो, लिमिट लगा दो, या पहले लिमिट लगा दो फिर इंटीग्रेशन निकाल लो, एक ही बात है। फिर आपने ये देखा कि ए से बी तक निकालना है, तो पहले आप ए से सी तक निकाल लो, फिर सी से बी। ये काम कहाँ पे आएगा, जो फंक्शन अपनी डेफिनेशन बदल रहे हैं बार बार, ये उन सब में काम आएगा। वहां पे आपको ब्रेक करनी पड़ेगी, सारी लिमिट एक साथ नहीं लगा सकते। ये कैसे फंक्शन होते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हो गया, सिग्नम एक्स हो गया, ये सारे के सारे फंक्शन अपनी डेफिनेशन बदलते रहते हैं। फिर कुछ बेसिक्स इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया कि 0 से π/2 sin x और cos x कितना होता है, 1 होता है। 0 से π/2 sin square x और cos square x कितना होता है, π/4 होता है। याद आपको रखना पड़ेगा, याद नहीं रहता तो टाइम ही खराब होगा। वहां पे मान लो आपने सिंप्लीफाई किया और आखिरी में 0 से π/2 sin square x आ गया, अगर आपको वहां पे याद है डायरेक्टली आंसर टिक करोगे, नहीं याद है तो sin square x को लिखना पड़ेगा 1 माइनस cos 2x/2, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे दो अलग अलग इंटीग्रेशन को, फिर दोनों में अलग अलग लिमिट पुट करोगे तो 5 मिनट का काम आप इंक्रीज कर दोगे। उससे अच्छा है आप डायरेक्टली याद रखो। स्क्वायर वाले इवन पावर का आंसर हमेशा पाई के फॉर्म में आएगा, और ऑड वाले का आंसर हमेशा इंडिपेंडेंट ऑफ पाई आएगा। साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स का जो 0 से π/2 इंटीग्रेशन है वो 2/3 आता है, ये आपके सामने लिखा होना चाहिए। और साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4, इसका इंटीग्रेशन क्या आता है, 3π/16। अभी अभी बैठ के सामने लिख लेना इस लेक्चर के बाद ही, जैसे लेक्चर खत्म होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, उम्मीद है सबको समझ आया होगा। कहीं पे समझ नहीं आया तो हम डिस्कस कर लेंगे, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।